दोस्तों, जब कोई नाम लेता है नॉर्थ कोरिया का तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? किम जोंग उन या उनके न्यूक्लियर वेपन्स? द हेर्मिट किंगडम के नाम से जाने वाला ये देश इस दुनिया की सबसे आइसोलेटेड और सबसे सीक्रेटिव कंट्री है। नॉर्थ कोरिया में एक आम आदमी इंटरनेट यूज नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि आपको एक पेट रखने या ब्लू डेनिम्स पहनने, लंबे बाल रखने की भी इजाजत नहीं है। जी हाँ, 2020 में किम जोंग उन ने उनके देशवासियों को अपने पेट डॉग्स को अबैंडन करने के लिए कहा, जिससे कि वो रेस्टोरेंट में मीट प्रोवाइड कर सकें। और ये जानकर तो आपको बेहद हैरानी होगी कि यहाँ आपको एक हॉट शावर लेने की आज़ादी तक नहीं है। अब ऐसे किसी देश को आप क्या कहेंगे? इसे आप डेमोक्रेसी के अलावा कुछ भी कह सकते हैं। प्रिसाइजली देखा जाए तो ये कन्फ्यूशनिज्म, कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप, टायरनी और मोनार्की का एक कंफ्यूजिंग मिक्स है। दोस्तों, ये सब चीज़ें भले ही आप जानते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नॉर्थ कोरिया की यह हालत आखिर हुई कैसे? ये जानने से पहले आइए देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ कोरिया की असल सिचुएशन कैसी है और आज तक क्यों इसको दुनिया का सबसे हॉस्टाइल और एग्रेसिव देश कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, ईस्ट एशिया में चाइना और रशिया से बाउंड्री शेयर करने वाला ये देश वैसे तो दुनिया की सबसे पुअर कंट्रीज की लिस्ट में आता है, पर पिछले कई सालों से इस देश ने अपने रिसोर्सेज का मेजर चंक न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट में लगाया हुआ है। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन है करीब 25 मिलियन, जिसमें से 10 मिलियन पीपल आज मैल नरिश्ड हैं। नॉर्थ कोरिया की एक कॉमन फैमिली काफ़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जमा कर पाती है, लेकिन जहाँ के आम लोगों के पास मोस्ट ऑफ द टाइम खाने तक के लिए कुछ नहीं होता, वहीं किम जोंग उन एक लेविश लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। इसी के चलते $3.5 मिलियन अपनी लॉन्ड्री पर खर्च करते हैं। इसी के साथ किम एक $8 मिलियन का याच और अराउंड $11.7 मिलियन की 100 मर्सिडीज बेंज कार्स की फ्लीट ओन करते हैं। नॉर्थ कोरिया की प्रेजेंट GDP रवांडा से जस्ट ऊपर 208th रैंक पर है। इस इकोनॉमिक फेलियर का पूरा श्रेय वहाँ की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में हेवी इन्वेस्टमेंट्स, फेल्ड प्रोमिसेस और अपसाइड प्रायोरिटीज को जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए प्रोडक्शन कोटा सिस्टम और प्राइस कंट्रोल सोशल वेलफेयर के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्रिएट करते हैं। इसी के साथ सिविल राइट्स वायलेशंस और ब्रूटल फ्यूडल रूल के चलते नॉर्थ कोरिया अपने खुद के सिटीजन्स के लिए एक हमेशा से अनसेफ शेल्टर रहा है। इन्हीं सब के चलते नॉर्थ कोरिया को दुनिया के कई बड़े देश और यहाँ तक कि UN के कई तरह के सैंक्शंस को फेस करना पड़ रहा है, जो इंटरनल इकोनॉमिक क्रंच और उसकी एक्सटर्नल हॉस्टिलिटी का एक मेजर कारण है। किसी भी दूसरे देश के टूरिस्ट का नॉर्थ कोरिया में आना और वहाँ के देश के बारे में जानने की कोशिश करना नॉर्थ कोरिया को पसंद नहीं आता, जिसके चलते नॉर्थ कोरिया टूरिज्म के पॉइंट से भी एक आइसोलेटेड नेशन बनकर रह गया है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अमेरिकन्स नॉर्थ कोरिया को विजिट करने के लिए लीस्ट फेवरेबल नेशन मानते हैं और नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स इन सब चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाना तो दूर, वो अपने लीडर्स के अगेंस्ट सोच तक नहीं सकते। और अगर इन सब चीज़ों से बचने के लिए देश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो आपको एक सीवियर पनिशमेंट या फिर डेथ पनिशमेंट तक फेस करनी पड़ सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ हर साल हजारों लोगों को प्रिजन्स और लेबर कैंप्स में डाला जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट से सहमत नहीं थे। नॉर्थ कोरिया में एग्रीकल्चर आज भी लोवेस्ट स्टैंडर्ड्स पर सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि वहाँ आज भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले के टूल्स और सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। मैकेनाइजेशन की कमी के साथ साथ वहाँ गवर्नमेंट किसी तरह की लॉन्ग टर्म नहीं करती है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की कमी और एग्रीकल्चरल लो प्रोडक्टिविटी के चलते ये देश फूड प्रोडक्शन में भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों, यहाँ का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देश को हर ग्लोबल कंपटीशन से आइसोलेट करके रखता है। यहाँ तक कि बसेस और प्लेन्स रशियंस हैं, कार चाइनीज या जापानीज हैं, ट्रेन्स जर्मन्स हैं, टेलीफोन चाइनीज हैं। इसके अलावा यहाँ की कोई भी टेक्नोलॉजी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से मैच नहीं करती। लेकिन आखिर नॉर्थ कोरिया की इस हालत के पीछे असल जिम्मेदार कौन है और कहां से इस सब की शुरुआत हुई? आइए देखते हैं। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द वन आइडियोलॉजी सिस्टम के पैटर्न को फॉलो करने वाला नॉर्थ कोरिया शुरू से ही फैमिली डिक्टेटरशिप रूल पर चला है। फाउंडिंग रूलर किम इल संग, जिसका लिटरल मीनिंग है किंग बिकेम द सन, देश के पहले डिक्टेटर बने। कोरियन वॉर के पहले इन्होंने जूच
मीनिंग सेल्फ रिलायंस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। इनके टेन्योर के दौरान नॉर्थ कोरिया ने यूएसएसआर की तरह स्टेट कंट्रोल मार्केट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसके चलते शॉर्ट लिव्ड इकोनॉमिक बूम देखने को मिला। इसके चलते नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन और फूड से लेकर हाउसिंग, हेल्थ केयर तक सभी स्टेट ओनरशिप में रहा। लेकिन मिलिट्री और माइनिंग में हैवी इन्वेस्टमेंट के चलते नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी जल्द ही एक स्टैग्नेंट फेज में पहुंच गई। सॉनकम सक्सेसर किम जोंग इल ने भी अपने फादर के फुटप्रिंट्स फॉलो किए। साथ ही साथ उन्होंने सॉनगुन चोंग ची, जिसका मतलब होता है मिलिट्री फर्स्ट की पॉलिसी को इंस्टीट्यूट किया। इन्हीं पॉलिसीज के चलते नॉर्थ कोरिया के कॉमन सिटीजन को फर्दर निगलेक्ट किया गया और यहाँ तक कि मिड 1990s में उन्हें एक भयंकर फेमिन फेस करना पड़ा। अभी इतना काफ़ी नहीं था कि डिक्टेटर किम जोंग इल ने इंटरनेशनल एड के भी सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसी के साथ 1985 में एनपीटी साइन करने के बावजूद 2003 में किम जोंग इल ने एनपीटी से विदड्रॉ किया और 2006 में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। इसके बाद किम डायनेस्टी को आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ कोरिया के करंट डिक्टेटर किम जोंग उन ने गद्दी संभाली और ये हासिल किया उन्होंने अपने ही अंकल को एग्जीक्यूट कर अपने हाफ ब्रदर किम जोंग नाम को पॉइजन कराकर। जरा भी देर किए बिना किम ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। 2016 से 2017 के बीच उन्होंने 3 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी मौजूद था। यही नहीं, इसमें 30 मिसाइल्स के साथ साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लॉन्च की गई। तो आपने देखा कि कैसे नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980s में ही शुरू हो गया था, लेकिन 21st सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में हुए एग्रेसिव प्रोग्रेस के चलते ये रीजनल पावर्स और इंडो पैसिफिक नेशंस के लिए एक बड़े सिक्योरिटी इशू की तरह उभरता है। दोस्तों, इन्हीं 3 डिक्टेटर्स की अथॉरिटेरियन पॉलिसीज के चलते आज नॉर्थ कोरिया एक रोग स्टेट के रूप में उभर कर आया है। अब अगर नॉर्थ कोरिया की बात हो और उसका यूएस के साथ ऑब्सेशन डिस्कस ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए आगे जानते हैं कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के स्ट्रेन्ड रिलेशंस की रूट्स कैसे डेवलप हुई। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और यूएस के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें रिवाइंड लेना होगा 1945 में। वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म ही हुआ था। एक्सेस पावर्स हार चुकी थी, जिसके चलते जापान को कोरियन पेनिनसुला पर अपने सदियों पुराना प्रोटेक्शनिज्म खत्म करना पड़ा और इसी के साथ कोरियन पेनिनसुला की कमांड हाथ लगी एलाइड पावर्स यानी यूएस और यूएसएसआर की। दोनों सुपर पावर्स ने पेनिनसुला को 38 पैरेलल के तहत 2 जोन्स यानी नॉर्दर्न और सदर्न जोन्स में टेम्परेली डिवाइड किया। इसी के साथ उन्होंने तय किया कि फ्यूचर में इस डिवीजन को हटाकर वहां एक यूनिफाइड इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई जाएगी। लेकिन कोल्ड वॉर राइवलरी के चलते कोरियन वॉर 1950 से 1953 तक चला और उसके बाद ये डिवीजन एक परमानेंट इंटरनेशनल बाउंड्री बन गया। नॉर्थ जोन पर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस रहा, जबकि सदर्न जोन की कमांड हमेशा यूएस के हाथों में रही। इसी वजह से कम्युनिस्ट नॉर्थ कभी भी एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट से दूर नहीं हो सका और यहीं से शुरुआत हुई दोनों के बीच में हॉस्टिलिटीज की। कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया की यूएसएसआर और चाइना पर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ गई और इसी के चलते वो यूएस से और भी ज़्यादा दूर हो गया। यूएस में मोस्ट क्रिटिकल मिलिट्री थ्रेट की नज़र से देखे जाने वाले नॉर्थ कोरिया के साथ उसके रिलेशंस हमेशा सही स्ट्रेंड रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जहां एक तरफ नेटिव्स में नो अमेरिकन पॉलिसी को प्रमोट करता है, वहीं दूसरी तरफ वो ऐसे मिसाइल डेवलपमेंट्स की बात करता है जिसकी रीच यूएस के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकती है। यहाँ के लीडर देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सेंसरशिप लगाकर और इंफॉर्मेशन एक्सेस पर कंट्रोल करके एक एंटी यूएस प्रोपेगेंडा प्रमोट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यूएस को एक इंपीरियलिस्ट और कैपिटलिस्ट कॉलोनाइजर के रूप में दिखाया जाता है, जिसने हमेशा नॉर्थ कोरिया का ऑपरेशन किया है। नॉर्थ कोरिया ने कोरियन वॉर के टाइम पर हुए वॉर क्राइम्स जैसे वायलेटिंग द रूल्स ऑफ वॉर, टेकिंग मेजर्स लीडिंग टू पेनफुल एंड टॉर्चरस डेथ्स एंड मैसिव बॉम्बिंग्स का आरोप भी यूएस पर लगाया है। इसके चलते नॉर्थ कोरिया की 10% पॉपुलेशन खत्म हो गई। इसके साथ नॉर्थ कोरिया के अकॉर्डिंग यूएस और साउथ कोरिया के अच्छे रिलेशंस कोरियन यूनिफिकेशन के लिए एक बड़ा हर्डल है। यूएस जापान का स्ट्रॉन्ग अलायंस और जापान नॉर्थ कोरिया के स्ट्रेन्ड रिलेशंस सिचुएशन को और टेंस बना देते हैं। दोस्तों, किम डायनेस्टी शुरुआत से ही यूएस से कोरियन वॉर का बदला लेना चाहती थी और इतिहास को ना दोहराने का इनको एक ही जरिया समझ आता था और वो है डर का माहौल बनाए रखना। किम डायनेस्टी नेगोशिएशंस के लिए इस्तेमाल करती हैं
न्यूक्स का। यूएस की तरफ से डिटेरेंस, मिलिट्री और इकोनॉमिक सैंक्शंस जैसे अटेम्प्ट तो हुए, पर सभी 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैक जैसा प्रूव हुआ। फिर चाहे वो 1994 का एग्रीमेंट फ्रेमवर्क हो या 2005 से 2007 की 6 पार्टी टॉक्स एग्रीमेंट्स, 2012 का लीप डे एग्रीमेंट या फिर वेरी रिसेंट 2018 में हुआ ट्रंप किम सिंगापुर एग्रीमेंट। 2018 और 2019 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ किम ने नेगोशिएटिंग टेबल्स पर आने की और सैंक्शन लिफ्ट करने की मांग की, लेकिन एग्रीमेंट्स होने के बावजूद हर बार की तरह उन्होंने दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किए। लास्ट वीक नॉर्थ कोरिया ने अपने एग्रेसिव मिलिट्री टेस्ट फिर शुरू किए। वॉशिंगटन के डायलॉग ऑफर को ये कहकर रिजेक्ट किया गया कि अपनी हॉस्टाइल बिहेवियर को छुपाने के लिए ये एक और यूएस ट्रिक है। दोस्तों, इसी के चलते नॉर्थ कोरिया का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूएस के साथ साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन नेशन के लिए भी पोटेंशियल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता जा रहा है। इस डील करने के लिए स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स अलग अलग ओपिनियन देते हैं, लेकिन मोर और लेस अभी तक कोई भी मेथड सब्सटेंशियल आउटपुट नहीं ला पाया है। आइए इन पर कुछ नजर डालते हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स मैक्सिमम एंगेजमेंट की सलाह देते हैं, क्योंकि सैंक्शंस या मिलिट्री प्रेशर के बाद भी नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर एक्टिविटीज कम होना तो दूर बल्कि बढ़ ही रही हैं। ये प्रिंसिपल यूएस नॉर्थ कोरिया मिलिट्री टॉक्स पर एम्फसाइज करने के साथ साथ यूएस ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को हटाकर दोनों देशों में पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ाने की बात भी करता है। एक्सपर्ट्स की माने तो कोलैबोरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट की ग्रोथ के लिए नॉर्थ कोरिया को इकोनॉमिक और एनवायरमेंट कोऑपरेशन में यूएस हेल्प मिलनी चाहिए, लेकिन ये सुनने में काफ़ी अनरियलिस्टिक लगते हैं और यूएस चाइना राइवलरी के चलते चाइना का नॉर्थ कोरिया पर इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इस बात को नामुमकिन करार करता है। नॉर्थ कोरियन एक्सपर्ट्स की दूसरी आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्गर डिटरेंस भी फिक्शियस लगती है, क्योंकि जब भी यूएस साउथ कोरिया या आसपास के कुछ देशों में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाता है, हर बार उसका रिजल्ट एक टेंस्ड मिलिट्री इन्वायरमेंट के रूप में सामने आता है। और घबराने की बात यह है कि ये टेंस इन्वायरमेंट ईस्ट एशियन रीजन और कोरियन पेनिनसुला को एक न्यूक्लियर बैटल ग्राउंड बनाने का पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हाई लेवल एंगेजमेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे। ये नॉर्थ कोरिया को एक्सेसिव चाइनीज इन्फ्लुएंस से भी बचा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि किम ट्रंप समिट से काफी उम्मीदें थीं, पर ट्रंप की क्लमीनेस और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से नॉर्थ कोरिया को नए वेपन टेस्ट करने से नहीं रोका जा सका। नए एंगेजमेंट्स के थ्रू इन्हीं मीडियम स्टेप ऑप्शंस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, बट स्टिल हम इन मीटिंग्स के सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस को इग्नोर भी नहीं कर सकते। स्कॉलर रॉबर्ट जर्विस मानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा सामान्य रूप से राजनीतिक माहौल और विशेष रूप से युद्ध की जरूरत को लेकर हमारे ऑप्शन से स्ट्रांगली इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, इस न्यूक्लियर एरा में ये बेहद जरूरी है कि हम आर्म्स कंट्रोल करने से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस और बिलीफ को कंट्रोल करें। और दोस्तों, अगर बात मिसाइल टेस्टिंग की करें तो यूएसए को नॉर्थ कोरिया के फ्यूचर वेपन टेस्टिंग पर ओवर रिएक्ट करने से बचना होगा। 2021 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बाइडेन ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग को टैकल करने के लिए वो प्रीम्प्टिव मिलिट्री फोर्स के यूज को कंसीडर करेंगे, लेकिन इस तरह का कोई भी स्टेप अननेसेसरी हनी के साथ साथ हाई एस्केलेटरी भी है, क्योंकि ये टेस्ट भले ही आइडियल ना हो, लेकिन ये अपने आप लोगों को किल नहीं करते। और अगर 75 ईयर्स के लंबे समय को एक इंडिकेटर मानकर चलें तो न्यूक्लियर वेपन्स के पोजीशन और उनके यूज में एक वास्ट डिस्टेंस है। इसी को समझते हुए स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो पीसफुल मेथड्स के थ्रू इन हॉस्टिलिटीज को पैसिफाई करें। दोस्तों, ये थी कहानी नॉर्थ कोरिया की, और हमने साथ साथ ये भी जाना कि आज नॉर्थ कोरिया कैसे यहाँ तक पहुंचा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।